हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप दोस्त आप लोग बहुत अच्छे हो और अपने अकाउंटिंग भैया से बहुत अच्छे से अकाउंट्स का रिविजन भी स्टार्ट किए हो। तो जैसे कि दोस्तों, आई होप कि आप लोग अपने सितंबर 25 का एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी ऑलरेडी। अभी और ऑलमोस्ट आपके पास 50 डेज का भी टाइम नहीं है। आज 19 जुलाई है। तो आप पकड़ के चलो कि आपके पास ऑलमोस्ट और कितना है, यहाँ पे 11 डेज और वहाँ पे आपका 31, मतलब आपको ऑलमोस्ट आपका 42 डेज, ठीक है। तो 40 दिन पकड़ के चलो, 40 डेज का टाइम है। आई होप 40 डेज काफी होता है आपके ग्रुप 1 के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करने के लिए, इवन की बोथ ग्रुप, ओके। तो दोस्तों, जैसे कि इंस्टीट्यूट कुछ भी अमेंडमेंट जब होता है तो सबसे पहले वो आरटीपी में डालते हैं। और आप लोग देखते हो कि लॉ एंड टैक्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी ऑन टाइम आपके दिए देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग अकाउंट्स का बात करते हैं, अकाउंट्स में आपके अमेंडमेंट बहुत कम केस में आते हैं, बार बार नहीं आते, क्योंकि अकाउंट स्टैंडर्ड में ही जो अमेंडमेंट होते हैं वो आते हैं। बाकी जो ब्रांच अकाउंट ये सब तो ऐसे नॉर्मल चैप्टर से, उसमें अमेंडमेंट कुछ ऐसा खास आता भी नहीं है, ठीक, कुछ चेंजेस भी नहीं होता। तो दोस्त, इस बार आईसीआई ने, ठीक है, ये बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा था। हम लोग के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में आपका, ठीक है। तो अकाउंट इंट्रोडक्शन टू एस, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज अ बोर्ड विच एक्चुअली सेट अप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द एनसीए, एमसीए एंड एनएफआरए, डिस्कशन चल रहा था कि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनके रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके क्लासिफिकेशन में, एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन कैसे किया जाए, उसका भी कुछ चेंजेस प्रपोजल में था। और उसके बाद फाइनली आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, council has approved and it has been passed in the parliament, and right now it has actually been like a applicability for your exam itself, ठीक है। तो ये जो आपका एडवांस अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन, ठीक है, सबसे पहला वाला पोर्शन है जहां पे हम लोग एंटिटीज को क्लासिफाई करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपके पास एक अमेंडमेंट आया है दोस्तों। और ये आपके सितंबर 25 ऑनवर्ड्स आपका एप्लीकेबल होने, जो भी बच्चे सितंबर 25 एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड्स एग्जाम देंगे सी इंटर का, उनके लिए ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एप्लीकेबल है दोस्तों। एंड जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं रिगार्डिंग लाइक के भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के टाइम पे ये पता है हम लोग को, एक कॉर्पोरेट एंटिटी होता है, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपका 13-15 अगस्त, ठीक है, जो भी मीटिंग है हुआ था काउंसिल का, उसमें 2024 उसके बाद ही ये रिवाइज क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन होके आया, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों, ये जो क्लासिफिकेशन होके आया, ये क्लासिफिकेशन होने के बाद आपके ऊपर जो लागू होगा वो है आपका रिवाइज स्कीम जो लागू होगा, एक सेकंड, हाँ, रिवाइज स्कीम जो लागू होगा वो आपका 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स आपके ऊपर, ये नॉन कॉर्पोरेट मीन्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नया रूल आया है उसके ऊपर लागू होगा। मतलब ये आप पकड़ के चलो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो 2024 का जो रूल आया, ये एक नया रूल है। पहले कौन सा था? 2021 था, जो सुपरसीड कर दिया। तो पुराना वाला जो था उसको सुपरसीड करके 2024 का जो एज का एप्लीकेबिलिटी का जो नया स्टैंडर्ड्स एक्चुअली जो रूल है वो एप्लीकेबल हुआ है। और याद रखना, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली आपके नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए नहीं बात करो। क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटीज में दो है, आपको पता है, एक है एसएमसी, एक है आपका नॉन एसएमसी, ठीक है। तो एसएमसी स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, और यहाँ पे आपका नॉन एसएमसी। एंड हम लोग जब कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पढ़ते थे, वहां पे 4 लेवल होते थे, याद है? लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 एंटिटीज को हम लोग एक्चुअली लार्ज एंटिटीज बोलते थे, लेवल 2, 3, 4 को हम लोग बोलते थे मीडियम एंड स्मॉल एंटिटीज बोलते थे, ठीक है। तो आज से याद रखना कि भाई ये सब क्लासिफिकेशन उठ गया है। आपका वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एकदम एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना भी वो नहीं है, जो पुराना पढ़े उसको छोड़ दो, अभी पढ़ना नहीं है आपको। आपको आज से जानना है कि भाई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का ओनली दो क्लासिफिकेशन है। क्या है? एक है आपका लार्ज एंटिटीज, जिसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं लेवल 1। और एक है आपका एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, ओके। तो आपके पास अभी दो ही है, एक है आपका लार्ज एंटिटीज और एक है आपका मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये दोनों ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको याद रखने पड़ेंगे कि अभी से आपका वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हो गया, उड़ गया उसका। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में जो 4 क्लासिफिकेशन था उसको आप हटा दो। अभी से आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का दो पार्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका है एमएसएमई, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। एंड दूसरा है आपका लार्ज एंटिटीज। भैया ये जो आपका
ये जो आपका क्या बोलते हैं लेवल 1 एंटिटीज था ना, उसको एक्चुअली लार्ज एंटिटीज कर दिया, और बाकी का जो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 था उसको एक साथ करके एमएससी, मतलब इतना सारे क्लासिफिकेशन रख के क्या ही फायदा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा भाई इसको एक काम करते हैं, स्मॉल कर देते हैं, ताकि चीज़ों को पढ़ने में ईजी हो और एप्लीकेबिलिटी करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो दोस्तों आपके लिए ये जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का अभी से दो क्लासिफिकेशन, एक लार्ज एंड एमएसएमई, ये क्लासिफिकेशन आपका कब से स्टार्ट होगा, जब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन शुरू करोगे अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स, मतलब 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स ये आपका लागू हो गया। चलिए एक बार पढ़ते क्या है। देखो लिखा है यहाँ पे कि भाई सिंपली आपका दो कैटेगरीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द एनसीई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज एंड लार्ज एंटिटीज, तो ये दोनों है। अब देखो यहाँ पे लॉ लिखा है बहुत अच्छे से, यहाँ पे लॉ क्या लिखा है देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज आप किसको बोलोगे, मतलब एमएसएमई का, जैसे आपको पता है ना कि लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 में आपका वो टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 50 से 250 करोड़, इस टाइप का क्लासिफिकेशन था। एज वेल एज बोरोइंग का क्लासिफिकेशन था 10 to 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़, 5 to 10 करोड़, याद है ना लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 का क्लासिफिकेशन, बोरोइंग्स एंड एज वेल एज आपका टर्नओवर। तो वो सारी चीज को एक साथ में लेके आपका एक ही क्राइटेरिया डाल दिया दोस्तों। और देखो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना तो आपको, सुनिए एक बार, इसके बाद मैं आपको इसका जिस्ट बता दूंगा, इजी होगा आपके लिए। जिसका इक्विटी एंड डेप्थ सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड नहीं है, ना ही इंडिया में है ना ही इंडिया के बाहर में, मतलब जिसका सिक्योरिटीज और डिवेंचर लिस्ट नहीं इंडिया में, उसको आप एमएसएमई मानोगे। जो एक बैंक नहीं है, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इसको भी हम लोग एमएसएमई कैटेगरीज में नहीं लाएंगे दोस्तों। जिसका टर्नओवर 250 करोड़, हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डजंट एक्सीड 250 crores in immediately preceding financial year accounting year, मीन्स भाई आपका अगर आप टर्नओवर अगर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम आपका 250 करोड़ क्रॉस नहीं करते तो आप एक एमएसएमई कंपनी है दोस्तों। एंड अगर आपका बोरोइंग क्रॉस नहीं करता है 50 सीआर इन द इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर, ओके इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग ईयर, तो भाई आप भी एक एमएसएमई हो। तो सिंपल सा बात, अगर मैं इसका बात करूं तो देखो टर्नओवर मतलब आपका लेस देन इक्वल टू 250 सीआर होना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज आपका जो बोरोइंग्स है दोस्तों, बोरोइंग्स वो भी आपका लेस देन इक्वल टू 50 सीआर होना चाहिए। बहुत सिंपल से क्राइटेरिया, मैं आपको इसका जिस्ट बताता हूँ अभी। और उसके बाद जो एक होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी नहीं है, अबव कंपनीज का, अबव एंटिटीज का जो एक होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, तो भैया इसको थोड़ा इजी कर दो ना, इसको थोड़ा इजी कर दो। चलो एक बार समझ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो आपको इसको इजी लगेगा देखो समझने में, मैंने इसको इजी लिखा है देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो न्यू अमेंडमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, न्यू, आप इसको अगर पॉज करके नोट करना चाहिए तो प्लीज नोट कर लीजिए, आपका बहुत हेल्पफुल है। ऊपर वाला आपका जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 था आप भूल जाओ उसको, उसके रिगार्डिंग एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आपको यहाँ से पढ़ के जाना है सिंपली, ठीक है। तो न्यू अमेंडमेंट नॉन एनसी का आपका एप्लीकेबल है 1/4/2024 से। आपका एमएसएमई और लार्ज एंटिटीज दोनों का मैंने अलग अलग सेपरेट किया, लेकिन सबसे ईजी होगा क्या पता है, अगर आप लार्ज एंटिटीज पढ़ लोगे तो आपको लार्ज एंटिटीज का कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उसको एमएसएमई में डाल देना। समझो, लार्ज एंटिटीज पढ़ लो, आपके लिए एमएसएमई क्लासिफिकेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। लार्ज एंटिटीज पढ़ लेते, अगर लार्ज एंटिटीज में नीचे 5 कंडीशन है, 5 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेगा ना तो आप उसको लार्ज एंटिटीज बोलोगे। अगर वो एंटिटी का सिक्योरिटीज या तो डिबेंचर लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, लार्ज एंटिटीज दोस्तों। उसके बाद कोई भी बैंक बोलो, कोई भी एफआई बोलो, एफआई मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या तो कोई इंश्योरेंस कंपनी बोलो, ये भी एक लार्ज एंटिटीज के कैटेगरीज में आएगा। अगर जिसका टर्नओवर, देखो दोस्त, अगर जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से इमीडिएटली प्रीवियस ईयर उससे ज्यादा है, अगर किसी का टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सिंपली, अदर इनकम को छोड़ के, अगर 250 करोड़ कॉस्ट कर गया है लास्ट ईयर में, तो आप उसको क्या बोलोगे भाई, आप लार्ज एंटिटीज हो। अगर उसका बोरोइंग 50 करोड़ कॉस्ट कर गया एट एनी टाइम इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, तो उसको क्या बोलोगे आप भाई, आप उसको बोलोगे लार्ज एंटिटीज। याद रखना पब्लिक डिपोजिट ऐड करने के बाद। और अगर चार जो अब एंटिटीज है, चार का जो अभी हम लोग जो कंडीशन पढ़े ना, चार कंडीशन का विद रिस्पेक्ट में कोई अगर एंटिटी है, उसका होल्डिंग सब्सिडी को आप लार्ज एंटिटीज बोलोगे। तो ये पांचों केस में आप इसको लार्ज एंटिटीज बोलोगे। मतलब याद रखना, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है उसको आप लार्ज एंटिटीज बोलोगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, कोई भी कंडीशन नहीं, तो आप उसको एमएसएमई में डाल देना। सिंपल सा बात, आप उसको एमएसएमई में डाल देना दोस्तों। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते उसको आप एमएसएमई में डाल देना दोस्तों। सिंपल एकदम, बहुत ईजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लार्ज एंटिटीज एंड एमएसएमईज का क्लासिफिकेशन। आप इसको थोड़ा याद रखना, काफी है इसको याद रखने से। तो दोस्तों ये था आपका क्लासिफिकेशन लार्ज एंटिटीज का एंड एमएसएमई का, समझ में आई थिंक सो आ गया आपको। तो एक बार प्लीज इसको नोट कर लेना दोस्तों। अब आ जाइए, जैसे कि आप लोगों को याद होगा लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 के लिए हम लोग ये पढ़ते थे, कुछ एग्जेम्पशन मिलता था, मतलब कुछ पार्शियल एग्जेम्पशन, कुछ डिस्क्लोजर बेस्ड एग्जेम्पशन, एज वेल एज कुछ आपका फुल एग्जेम्पशन, ठीक है।
तो अभी हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। अगर कोई भी लार्ज एंटिटी से, तो उसके लिए सारे एप्लीकेबल हो जाएगा एस। आई एम रिपीटिंग, अगर वो लार्ज एंटिटीज है तो उसके लिए सारे एस एप्लीकेबल होंगे, लार्ज एंटिटीज के लिए सारे एस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर कोई एमएसएमई एंटिटीज है तो उसके लिए फुल एग्जेम्पशन वाला जो है वो है आपका एस 3, एस 17, एस 20, एस 24। एस 3 तो पहले भी था, एस 17 भी था, 20 भी था, 24 था। तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, अर्निंग पर शेयर एंड आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये चारों के चारों एस आपके लिए फुल एग्जेम्पशन। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आईसीए ने इसको एक ट्विस्ट बोल के डाल दिया। देखो देखो क्या लिखा है, एस 18 एंड एस 28 भी आपका फुल एग्जेम्पशन होगा। एस 18 एंड 28 आपका फुल एग्जेम्पशन होगा अगर आपका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में 50 करोड़ या उससे नीचे, मतलब उससे भी छोटा। देखो एमएसएमई का कैटेगरी में क्या लिखा था, एमएसएमई की कैटेगरीज में लिखा था जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उसके नीचे। अब देखो 18 और 28, आपको अगर 18 और 28 में एग्जेम्पशन चाहिए पूरा, तो आपको और छोटा एंटिटी होना पड़ेगा। मतलब आपके टर्नओवर 50 CR और उससे नीचे एंड आपके बोरोइंग्स 10 CR एंड उससे नीचे। टर्नओवर 50 CR उससे नीचे एंड बोरोइंग्स आपका 10 CR और उससे नीचे, मतलब और छोटा एंटिटी, एमएसएमई का और छोटा एंटिटी, बच्चा एंटिटी, ठीक है। एंड जो भी एक होल्डिंग सब्सिडी नहीं है अब एंटिटीज का, मतलब ये सारे एंटिटीज का होल्डिंग सब्सिडी अगर नहीं है तो आप उसको एस 18 एंड 28 में फुल एग्जेम्पशन दे देना दोस्तों। समझ में आया? अब देखो डिस्क्लोजर बेस्ड रिक्वायर्ड है पार्शियल एग्जेम्पशन, मतलब डिस्क्लोजर चाहिए एंड पार्शियल एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। एस 10 प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, एस 11 चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, एस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, एस 19 लीजेस, एस 22 अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस, एस 26 आपका इंटेंजिबल एसेट, एस 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट एंड एस 29 आपका क्या है पता है ना, प्रोविजन कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो इस सब केस में आपको डिस्क्लोजर चाहिए जरूर, लेकिन आपको पार्शियल एग्जेम्पशन मिल जाएगा दोस्तों। एंड एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, जैसे कि आपका अमालगमेशन, कॉन्सोलिडेशन, रिपोर्टिंग पर्पस में अगर आपको स्पेसिफिकली करना, देखो छोटा एंटिटीज का ना वो सब अमालगमेशन नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है ये सब ट्रांजेक्शन। कॉन्सोलेशन बहुत रेयर केस में होता है, और रिपोर्टिंग मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब बहुत रेयर केस में होता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन एमएसएमई के साथ होता है तो इसको हम लोग एस 14, एस 21, एस 23, एस 25, 27 हम लोग फॉलो करेंगे। तो याद रखना इतना, ठीक है। तो इवेंट बेस्ड अगर होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन इवेंट बेस्ड होगा, तो एमएसएमई को ये सारे एस को फॉलो करने पड़ेंगे। समझे क्या? बहुत सिंपल। 21 आपका कॉन्सोलेशन, 23 आपका एसोसिएट्स, 25 आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 27 आपका जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। तो भैया एकदम इजी हो गया। पार्शियल एग्जामेशन वाला मैंने आपको बता दिया। फुल एग्जामेशन में 18 एंड 28 में कुछ नया तरीका से इंस्टीट्यूट ने इसको ऐड ऑन किया है, ठीक है, मतलब काउंसिल का जो अप्रूवल है। एंड कुछ ट्रांजेक्शन जो आप बार बार नहीं करते, कभी कवर करते हो, इवेंट बेस्ड है, उसमें कौन सा एप्लीकेबल है मैंने आपको बता दिया। चलो मैं आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग देखो, ये आपको दिखेगा यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, मैंने दिया दिया है और साफ साफ लिख के दिया है। देखो आपको मैंने क्या बोला, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, द अनाउंसमेंट सुपर सीड द अर्लियर अनाउंसमेंट, दैट इज 2021 का जो अनाउंसमेंट था ना पहले वाला, जब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 था, उसको सुपर सेट कर चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सब चीज डिस्क्लोज आपको करने पड़ेंगे डेफिनेटली बाय नोट्स ऑफ अकाउंट्स एंड ठीक है। तो ये कुछ था, और यहाँ पे आपका लिख दिया कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और कौन सा केस में आपको देखो यहाँ पे दिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन फॉर एमएसएमई, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में, ये आपको इतना कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप अगर मेरा जो नोट्स है, समरी नोट्स है, अगर उसको भी देख लोगे, जो नोट्स मैंने लिखा काफी आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कौन सा आपका फुल एग्जामेशन है, पूरा है 3, 17, 20, 24। लेकिन देखो एस 18 एंड 28 में आरपीडी, ओके, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एंड इंपेयरमेंट में आपका वही टर्नओवर आपका जैसे 50 करोड़ एंड आपका बोर्डिंग सपोर्ट जैसे 10 करोड़, इसका कुछ दे दिया, ठीक है। और जो होल्डिंग सबसे नहीं है अब एंटिटीज का, और उसका पार्शियल एग्जामेशन में दिया है, और आपका बाकी एग्जामेशन विद रिस्पेक्ट टू द, सॉरी, बाकी जो एस आपको मानना है विद रिस्पेक्ट टू 21, 23, 25, 27 एंड 14, वो आपका इन्वेस्ट करके दे दिया है। तो दोस्तों दिस व्हाट द एक्चुअली अमेंडमेंट, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बोलूंगा भाई। लगता है देख के बहुत छोटा है, लेकिन यस मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, आपको बहुत अच्छे से इस अमेंडमेंट को फॉलो करना है। दोस्त प्लीज मेरा बात सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको फॉलो करना, क्योंकि इसमें से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आ ही सकता है। मतलब 2 मार्क का देगा तो अगर एमसीक्यू में होगा, और 4 मार्क का क्वेश्चन देगा तो आप बोल सकते हो कि वो जो थियोरिटिकल क्वेश्चन देता है ना, क्वेश्चन 2 से लेके कौन से, क्योंकि क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होता है, क्वेश्चन 1 भी दे सकता है, क्वेश्चन 2 से लेके जो क्वेश्चन 6 होता है, इस 5 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आपका थियोरिटिकल बेस के हिसाब से दे सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, आरटीपी में
सबसे जो पहला वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू को छोड़ के, उसमें आपका ये वाला एंटिटीज का आया, मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एमएन में आया तो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देगा है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, जो आरटीपी का पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा आरटीपी में जो क्वेश्चन फ्रेम किया देखो इंस्टीट्यूट ने, मैं आपको वो जरूर दिखाना चाहूंगा। ये अगर आ जाओ, ये देखो, जब डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट शुरू होता है ना, उसमें पहला वाला इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन देके रखा है, एज पर द रिवाइज स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड ऑनवर्ड्स ऑन और आफ्टर 1 April 2024 क्लासिफाई नॉन कंपनी एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ ईच कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे लार्ज एंटिटीज एंड आपको यहाँ पे एमएसएमई एंटिटीज का क्लासिफिकेशन करना है। और आपको जो मैंने बताया था ना, वो जो क्लासिफिकेशन का कैटेगरीज जहाँ पे आपका लिस्टेड है, नॉट लिस्टेड है, 250 करोड़ उससे नीचे है, 50 करोड़ उससे नीचे है, होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, तो आपको उस क्लासिफिकेशन को देना पड़ेगा। एंड आपका बैंक एफआई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो एमएसएमई के लिए देना है और लार्ज एंटिटीज के लिए देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसका आंसर में लिखना है कि एग्जाम्पशन किस में मिलेगा इसको, पार्शियल, फुल एग्जाम्पशन एंड कौन सा स्पेशल केस में इवेंट बेस में एप्लीकेबल होगा एमएसएमई के लिए। और आप लार्ज एंटिटीज में लिख देना ऑल अकाउंटेशन, उनको फॉलो करना है दोस्तों। तो आपको देखो 4 मार्क का ये क्वेश्चन बनता ही है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, मतलब हो जाएगा, देखो दे सकता है इंस्टीट्यूट ने। और देखो इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे प्रेजेंट किया, मैं आपको आंसर इसका दिखा देता हूँ, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 क्वेश्चन के बाद आएगा, देखो ये वाला, देखो द रिवाइज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस 1 April 2024 में, देखो जैसे हम लोगों ने लिखा है वही लिखा सेम, ठीक है। कितना लिखना है आपको देख लो एक बार, बहुत छोटा ज्यादा नहीं। और लार्ज एंटिटी इज नॉट ए कंपनी, इट इज नॉट एन एमएसएमई। और देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि लेवल 1 एंटिटी शैल बी रिगार्डेड एज अ लार्ज एंटिटीज, और लेवल 3, लेवल 4, लेवल 2 आपको रिगार्डेड एज अ एमएसएमई, ठीक है। साफ साफ लिख दिया देखो, मतलब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एमएसएमई एंड लेवल 1 आपका लार्ज एंटिटीज। ओके दोस्तों, तो आई होप सो कि दोस्त ये आपका एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा वीडियो था रिगार्डिंग द अमेंडमेंट। आई होप यू आर गोइंग थ्रू द अमेंडमेंट्स फुल फ्लेजेड, आप एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको स्किप प्लीज मत करना, अच्छे से पढ़ लेना। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स पे इस भाई को याद कर लेना और कमेंट कर देना। और 100% अकाउंट्स में तो ये प्लीज बोल के जाना, क्योंकि भाई जब भी अमेंडमेंट्स आएगा तब तक आपको इन्फॉर्म करते रहेगा। और आरटीपी को लेकर जो डिस्कशन हो, क्योंकि आरटीपी में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो लेकिन डेफिनेटली आई एम गोइंग थ्रू द आरटीपी एंड डेफिनेटली आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा आरटीपी के सारे क्वेश्चन, ताकि आपको अपने अकाउंटिंग एग्जाम में, अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम में आपको पेश कर पाओ और आप उसको अच्छे से एज भी कर पाओ 70+। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद होप के हम लोग कुछ नया सीखेंगे और डेफिनेटली अच्छे से एग्जाम देंगे। और याद है ना, ब्रांच अकाउंटिंग का क्लास आपका कल है दोपहर को 2 बजे, जो हम लोगों ने फास्ट ट्रैक के रिविजन डाला है, जहाँ पे आपको ऑल कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन हम लोग करके आ रहे हैं पूरा अच्छे से, ऑल कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सारे अच्छे से करके आएंगे दोस्तों, ठीक है। साइन ऑफ योर भाई संजय भैया मीन्स अकाउंटिंग भैया दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं, और याद क्या है, संजय भैया है तो पॉसिबल है, भैया है तो पॉसिबल है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों, कीप लर्निंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।